नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी के आज के इस वीडियो में हम एशिया महादेश की सभी प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने एशिया महादेश के सभी देशों, उनकी राजधानी और मुद्रा के बारे में पढ़ा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो अवश्य देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्से नदी को देखते हैं। यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 6300 किलोमीटर है। यह तिब्बत के पठार से निकलकर चीन के पूर्वी तट पर पीला सागर और पूर्व चीन सागर के मध्य अपना मुहाना बनाती है। यह हमारा भारत और ये तिब्बत का पठार का ये क्षेत्र है। इसी क्षेत्र से यहाँ से यांगत्से नदी का प्रवाह होता है और इस तरह से होते हुए ये यहाँ पीला सागर और ये पूर्व चीन सागर, इसके मध्य में यहाँ अपना जल गिराती है। वांग हो नदी, यह भी तिब्बत के पठार से निकलती है और बोहाई की खाड़ी में अपना जल गिराती है। बोहाई पीला सागर का ही एक हिस्सा है। इसे पीली नदी भी कहा जाता है क्योंकि यह चीन के लोएस मैदान से गुजरती है, जहाँ पीली मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी से प्रवाहित होने के कारण ही इस नदी का पानी भी पीला हो गया है, जिसके कारण ही पीला सागर और पीली नदी नाम रखा गया है। आइए अब इसे भी मैप पर देख लेते हैं। इसका प्रवाह क्षेत्र भी चीन ही है। ये देखिए, यहाँ से इसका उद्गम होता है तिब्बत रीजन से और यहाँ से ये उद्गमित होकर इस तरह से, और ये जो है यही है बोहाई की खाड़ी, जो कि पीला सागर का ही एक हिस्सा है। बोहाई की खाड़ी में अपना जल गिराती है। अगला देखते हैं, मेकांग नदी। यह दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 4763 किलोमीटर है। यह भी तिब्बत के पठार से निकलती है और दक्षिण पूर्व एशिया के 5 देशों म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम से होते हुए दक्षिण चीन सागर में अपना जल गिराती है। ये तिब्बत क्षेत्र है। यहाँ से मेकांग नदी उद्गमित होकर इस तरह से दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए ऐसे आती है और म्यांमार में, फिर थाईलैंड में और फिर ये लाओस में इंटर करते हुए लाओस और थाईलैंड के बीच सीमा बनाते हुए ये कंबोडिया में प्रवेश करती है और फिर वियतनाम होकर दक्षिण चीन सागर में अपना जल गिराती है। तो इस तरह से म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, इन 5 देशों से होकर गुजरती है। अगला है शाल्विन नदी। शाल्विन नदी भी तिब्बत के पठार से निकलकर दक्षिण की ओर म्यांमार से होते हुए मर्तवान की खाड़ी में, जो कि अंडमान सागर का उत्तरी भाग है, में अपना मुहाना बनाती है। ये तिब्बत रीजन है। इसी पॉइंट से ये शाल्विन नदी निकलती है और इस तरह से होते हुए म्यांमार में प्रवेश कर यही क्षेत्र जो है ये मर्तवान की खाड़ी है, जो कि अंडमान सागर का उत्तरी हिस्सा है। यहीं ये अपना मुहाना बनाती है। अगला है इरावदी नदी। इरावदी नदी अराकान योमा पर्वत श्रेणी से निकलकर यह भी म्यांमार के दक्षिणी तट मर्तवान की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है। इरावदी नदी के मुहाने पर ही यंगून स्थित है। आइए इसे मैप पर देख लेते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी है, टर्न हो जाता है, जिसे कि अराकान योमा श्रेणी कहा जाता है। इसी श्रेणी से यहाँ इरावदी नदी उद्गमित होती है और इस तरह से प्रवाहित होते हुए मर्तवान की खाड़ी में ही अपना मुहाना बनाती है। हिमालय के उत्तर में तिब्बत में चिमा-युमडुंग ग्लेशियर है, जिससे मानसरोवर और राकसताल झील का निर्माण हुआ है। इन झीलों से सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम हुआ है। आइए इन नदियों के बारे में देखते हैं। सिंधु नदी, यह मानसरोवर झील से उद्गमित होकर भारत में प्रवेश कर लद्दाख होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है और फिर कराची के तट पर अरब सागर में अपना जल गिराती है। सतलज नदी, यह भी मानसरोवर से निकलकर भारत में हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करते हुए पंजाब होते हुए पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी से मिठानकोट में मिल जाती है। इसी क्षेत्र में राकसताल और मानसरोवर
झील है, जिससे कि सिंधु नदी यहाँ से प्रवाहित होते हुए यहाँ लद्दाख होते हुए यहाँ फिर पाकिस्तान में प्रवेश करती है और इस तरह से यहाँ अरब सागर में अपना जल गिराती है। और सतलज नदी भी यहीं से निकलकर यहाँ हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, पंजाब होते हुए यहाँ मिठानकोट में मिलकर इस सिंधु के साथ फिर प्रवाहित होती है। और यहीं से और नदियाँ हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। और भारत की जो नदियाँ हैं जैसे गंगा, नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तो इन नदियों के बारे में हम भारत का भूगोल के अंतर्गत भारत की नदियाँ चैप्टर में पढ़ेंगे। अगला है ब्रह्मपुत्र नदी। यह भी मानसरोवर से निकलकर हिमालय के समानांतर पूरब दिशा में प्रवाहित होते हुए भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में दिहांग गार्ज से प्रवेश कर असम और बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, बांग्लादेश में जमुना तथा गंगा से मिल जाने के बाद पद्मा और मेघना नदी से मिल जाने के बाद मेघना कहलाती है। ये देखिए यहाँ राकसताल और मानसरोवर झील है, यहीं से ये ब्रह्मपुत्र नदी इधर निकलकर ये जो है ये हिमालय पर्वत श्रेणी के समानांतर ही ऐसे आती है। और यहाँ दिहांग गार्ज है अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ से कि दक्षिण की ओर टर्न लेकर इधर असम होते हुए फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ यह गंगा से मिल जाती है, जिसके बाद इसे पद्मा कहते हैं। और फिर मेघना नदी से मिल जाने के बाद इसे मेघना कहते हैं। और फिर यह बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। आगे है ओब, एनसी और लीना। यूराल पर्वत के पूरब में स्थित रूस को साइबेरिया कहा जाता है। साइबेरिया में 3 प्रमुख नदियां हैं, ओब, एनसी और लीना। यह तीनों नदियां उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए आर्कटिक महासागर में अपना जल गिराती है। इसमें ये देखिए, ये है यूराल पर्वत श्रेणी। इसके इधर का पार्ट को यूरोप है और इधर का पार्ट एशिया है। तो यूराल पर्वत श्रेणी ही रूस के हिस्से को एशिया और यूरोप में बांटता है। इसमें 3 प्रमुख नदियां हैं, ओब, एनसी और लीना। ये तीनों नदियां उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं और आर्कटिक सागर में अपना जल गिराती हैं। इन सब में से लीना सबसे लंबी नदी है। अगला है आमूर नदी। मंगोलिया से आमूर नदी निकलती है, जो कि रूस और चीन की सीमा बनाते हुए ओखोष्टक सागर में अपना जल गिराती है। ये देखिए, ये है ओखोष्टक सागर और ये कमचटका प्रायद्वीप है और ये सखालिन द्वीप है, जो कि रूस का हिस्सा है। और इसके जो बीच का जो क्षेत्र है इसे ओखोष्टक सागर कहते हैं। आमूर नदी यहाँ मंगोलिया से ये निकलती है और फिर यहाँ रूस और चीन के बीच सीमा बनाते हुए यहाँ से फिर ये ओखोष्टक सागर में अपना जल गिराती है। अगला है टाइग्रिस नदी या टिग्रिस नदी। टिग्रिस नदी या दजला नदी पूर्वी तुर्की के टॉरस पर्वत श्रेणी से निकलकर दक्षिण पूर्व दिशा में होते हुए इराक में फरात नदी से मिल जाती है और फिर फारस की खाड़ी में अपना जल गिराती है। मेसोपोटामिया की सभ्यता इन्हीं नदी घाटियों में पली बढ़ी थी। दजला फरात नदी घाटी में ही मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ था। आइए इसे मैप पर देखते हैं। ये देखिए हमारा एशिया, इसमें हम इधर पश्चिम की ओर आएंगे। ये देखिए, ये क्षेत्र जो है ये है फारस की खाड़ी और ये इधर ओमान की खाड़ी है। टिग्रिस नदी यहाँ ये टॉरस पर्वत श्रेणी है, यहीं से टिग्रिस नदी इस तरह से निकलती है और यहाँ फिर फरात नदी में यहाँ मिल जाती है और फिर ये फारस की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। ये नदी है यूफ्रेट्स, फरात, और इन्हीं नदी घाटियों के बीच मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ था। अगला है सरदरिया और आमो दरिया। ये मध्य एशिया की नदियाँ हैं जो पामीर क्षेत्र से निकलकर अरल सागर में अपना जल गिराती है। ये हमारा एशिया, इसमें हम मध्य एशिया में आते हैं। ये देखिए
आमू दरिया निकलती है और तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बीच कुछ सीमा बनाते हुए ये अरल सागर में अपना मुहाना बनाती है। यसर दरिया निकलती है और यह भी अरल सागर में अपना जल गिराती है। अगला है महावेली गंगा। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है जो कि 335 किलोमीटर है। यह उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। यह श्रीलंका, लेकिन इस मैप में नदी को नहीं दिखाया गया है। उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए इधर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो ये थे दोस्तों एशिया महादेश की प्रमुख नदियाँ जिनसे परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। अन्य नदियों में जो भारत की प्रमुख नदियाँ हैं जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, महानदी इत्यादि नदियों की विस्तृत जानकारी हम भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत की नदियाँ चैप्टर में पढ़ेंगे। दोस्तों जल्द ही मैं भारत का भूगोल पर भी वीडियो सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ। आप लोगों से निवेदन है कि चैनल से जुड़ें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सभी जीके जीएस रिलेटेड परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स पर आपको वीडियोस मिलते रहेंगे।